So we start with lecture number 10. This is your unit number 5 and it is the last unit of the course and the topic is public goods. So let's start. So let's first understand the meaning of public goods. So हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. लास्ट वीडियो में और लास्ट यूनिट में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नैलिटीज हैं और फ्री मार्केट्स काम करती हैं तो द सॉल्यूशन वुड नॉट बी परेटो एफिशिएंट. But however, there was a solution to those externalities. What was the solution? The solution was Coase theorem. Coase theorem, और you say that अगर हमने एक्सटर्नैलिटीज के केस में प्रॉपर्टी राइट्स असाइन कर दिया, एक स्मोकर था एक नॉन स्मोकर था, तो हमने किसी एक को प्रॉपर्टी राइट असाइन कर दिया. फॉर एग्जांपल द स्मोकर हैज द राइट टू स्मोक. तो नॉन स्मोकर और स्मोकर, दीज आर टू एजेंट्स विच विल ट्रेड एंड हेंस एक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नैलिटी और स्मोक जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है. सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ योर एक्सटर्नैलिटीज का सॉल्यूशन. उसी तरह जब हमने फिशरी और स्टील फैक्ट्री की बात करी, अगर दोनों में से हम एक को राइट दे दे, सपोज फिशरी के पास क्लीन एयर का राइट है, तो अब क्या करेगा, फैक्ट्री ब्राइब करेगी फिशरी को टू अटेन एफिशिएंसी. और इन सब केसेस में हमने ये देखा था कि जब हम प्रॉपर्टी राइट्स असाइन करते थे तो उससे जो मार्केट में एफिशिएंसी थी वो अचीव हो जाती थी. नाउ वी मूव ऑन टू द केस. इन सब में हम एक चीज कॉमन थी, हमने कितने एजेंट्स एज्यूम करे थे? सिर्फ दो. स्टील फैक्ट्री, smoker, non-smoker. Now we move on to the case where we assume three agents to understand the definition of public goods. तो यहाँ तीन एजेंट्स है, एक स्मोक करता है और दो स्मोक नहीं करते. सो इन दिस केस सपोज ये जो नॉन स्मोकर्स हैं इनके पास राइट है क्लीन एयर का, तो हमने क्या करा इस केस में, प्रॉपर्टी राइट्स असाइन कर दिए, क्लीन एयर का इसको राइट दे दिया. अब जो स्मोकर है वो इनको ब्राइब करने की कोशिश करेगा दैट लेट मी स्मोक. अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इसमें जो एक स्मोकर है वो तो कहता है ओके यू स्मोक एंड गिव मी मनी. मे बी ही हैज लेस मनी और हिज टॉलरेंस फॉर स्मोक इज हायर. अब एक दूसरा स्मोकर है जो ऑलरेडी बहुत रिच है और उसको मनी की नीड नहीं है और उसकी जो टॉलरेंस है स्मोक के लिए वो बहुत कम है, तो वो बोलता है नहीं मुझे स्मोक नहीं चाहिए. तो यानी अगर ये दो स्मोकर्स हैं ए और बी, इन दोनों की जो प्रेफरेंस है स्मोक की वो बहुत डिफरेंट है और दोनों की वेल्थ भी डिफरेंट है. तो दोनों किस लेवल की स्मोक सोसाइटी में चाहते हैं वो बहुत डिफरेंट है. तो यानी ये स्मोकर के साथ ट्रेड करना बहुत पॉसिबल नहीं है. तो अब क्या होता है कि दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में, ए और बी मिलके एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में पहुंचते हैं, राइट. तो इस केस में अब क्या होता है कि सपोज बी के लिए जो एग्रीमेंट रीच है वो उसमें स्मोक बहुत ज्यादा है, ही डिडंट वांट दिस. सो इन दिस केस बी फेसेस अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. इस पूरे सिनेरियो में जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का जो रीजन है वो ये है कि पब्लिक, ये जब एक्सटर्नैलिटीज में दो एजेंट से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं या कह लो मल्टीपल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अब इस केस में व्हाट इज हैपनिंग इज एक कांस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज देयर फॉर द एक्सटर्नैलिटी, फॉर द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, फॉर द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. अब एज अ एजेंट एक सिंगल एजेंट का कुछ कंट्रोल नहीं है कि वो कम चाहता है स्मोक, ज्यादा चाहता है स्मोक. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन who likes to have parks nearby, but there is another person who does not like to have parks nearby. तो अब यानी कि यहाँ पर एक पब्लिक गुड है, पार्क्स यूजुअली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इसमें अगर एक पार्क है तो दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर वन पर्सन. तो इन दिस केस लेट्स डिफाइन पब्लिक गुड. द स्मोक एक्सटर्नैलिटी विद थ्री पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड. पब्लिक गुड में क्या हो रहा है, एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है. द अमाउंट ऑफ स्मोक इज सेम फॉर ऑल. तो पब्लिक गुड में क्या होता है, जो गुड प्रोड्यूस है वो सबके लिए सेम है. फॉर एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग माई रूम विद अ रूममेट. नाउ इफ आई बाय अ टीवी then that roommate also has access to the TV, so that might be a positive externality for the roommate. इस वाले केस में ये public good नहीं है, but this is an example of positive externality as well. अब public ये इसलिए बनता है because I can't stop the person from using that, so it becomes public. उसी तरह there is some basically maybe in the colony there is take, so I pay to get the basically to get clean air. Maybe there is pollution, right? So I pay for getting clean air, some air purifier or something. Now I can't prevent people from using it, so that means it's a positive externality for them.
So that means excludability, public good is something in which excludability is not possible, and due to which it either creates a negative externality or a positive externality on the other person. Each person has different value for the good. So यानी कि इसका मतलब ये पब्लिक गुड का जो एक फीचर है, ये या तो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी डालता है दूसरे इंसान पे, या तो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी डालता है। अब ये स्मोकिंग वाले एग्जांपल में, दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। People can't choose different amount of defense. So defense is an example of public good, right? Public good की definition जब हम study करते हैं basic, it is non-excludability and non-rivalry. बहुत ही बेसिक टेक्स्ट बुक में ये पब्लिक गुड की डेफिनेशन है। तो अब ये पब्लिक गुड का एक फीचर क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्योंकि हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स जब बहुत सारे लोग हैं उनको एक ही लेवल का गुड पब्लिक गुड मिलेगा। द लेवल ऑफ पब्लिक गुड अवेलेबल टू एवरीवन इज सेम। सो दैट मीन्स ऑन सम पीपल इट विल एक्सर्ट अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ऑन अदर्स इट विल इम्पोज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो यानी पब्लिक गुड का जो एक फीचर है, ये जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, वो ये है कि पब्लिक गुड यूजुअली पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो है वो एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट, पब्लिक गुड आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। Now let's look into a formal example where we will solve numerically. So there are two roommates and there is one TV. Now in this case, roommate 1 has a wealth of W1, roommate 2 has a wealth of W2. अब ये टीवी खरीदने के लिए ये G1 और G2 की कंट्रीब्यूशन करने को तैयार है। Obviously you will have to pay something. Now there are two goods, one private good, the other is TV, or you say you call it public good. So in this case G1 और G2 ये जो कंट्रीब्यूशन है ये किसके लिए करते हैं, पब्लिक गुड के लिए। और ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये क्या है, द अमाउंट दे हैव फॉर द प्राइवेट गुड। तो अब ये X1 प्लस G1 यानी कि ये जो अमाउंट स्पेंड वो करते हैं प्राइवेट गुड पे, G1 इज द अमाउंट दे स्पेंड ऑन द पब्लिक गुड, और W1 उनकी वेल्थ है। तो ये दोनों एजेंट्स के जो है बजट कंस्ट्रेंट्स है। हैव अ लुक इनटू दीस कंस्ट्रेंट्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ इफ दे वांट टू बाय द टीवी, तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जितना वो टोटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे कॉस्ट ऑफ टीवी तो कवर होनी चाहिए। यानी कि G1 अगर फर्स्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, G2 अगर सेकंड है, तो दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट द कॉस्ट ऑफ टीवी विच इज C. नाउ आफ्टर दे हैव बॉट द टीवी, there is, or they have not bought the TV, this is the utility U1, that is a utility of person 1, U2 that is a utility of person 2, G. अब यहाँ पर इफ यू सी x के नीचे 1 है, X2 X1, so that means there is a subscript. Why? जितना X1 कंज्यूम कर रहा है that can be different from जितना X2 कंज्यूम कर रहा है, but when it comes to public good, so level of good is same. So that is why it is creating a positive or a negative externality, because level can't be changed. So in the utility function, you see it is same. So now we assume that either they have the TV or either they don't have the TV. If they don't buy the TV, value of G is 0. Now if they buy the TV, the value of G is 1. So these are the notations. So now let's move to one more, defining one more thing, that is a reservation price. तो अब जब हम टीवी की बात करते हैं तो नेचुरली कोई भी जो गुड होता है उसका एक मैक्सिमम प्राइस है जो हम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गुड जिसका प्राइस इज 100 रुपीज। सो नाउ यू से आई एम रेडी टू पे 100 रुपीज फॉर दैट। नाउ उसका प्राइस राइज करता है 110, यू से आई एम रेडी टू पे दैट। सडनली उसका प्राइस 200 हो जाता है, यू से आई डोंट वांट दैट। अब उसका प्राइस जब तक 199 था, यू वर रेडी टू बाय दैट गुड। सो दैट मीन्स इस गुड का जो रिजर्वेशन प्राइस है, यानी जो मैक्सिमम प्राइस है दैट यू आर विलिंग टू पे इज द इज ₹199। सो रिजर्वेशन प्राइस को अगर हम डिफाइन करें, इट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट अ पर्सन वुड बी विलिंग टू पे फॉर द टीवी। तो अगर कोई भी टीवी चाहता है तो दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा आई डोंट वांट टू पे। ठीक है। सो नाउ इन दिस केस रिजर्वेशन प्राइस निकालने के लिए, सपोज करो किसी ने
एक टीवी लेने के लिए रिजर्वेशन प्राइस दिया, तो अब जब किसी ने R1 इज द रिजर्वेशन प्राइस ये दे दिया, उसकी वेल्थ कितनी थी W1, तो अब उसके पास प्राइवेट गुड खरीदने के लिए कितने पैसे बचे, इतने। तो दिस इज योर X1। Why? Because after paying R1, X1 is left. In this case, if you see there is one here, one means the good is bought. Now, in this case, the reservation price is basically the price at which the individual is indifferent between buying the good or not buying the good. ठीक है, तो यानी अगर एक किसी भी गुड से मुझे बेनिफिट मिल रहा है 199, राइट, और उसका जो प्राइस है दैट मीन्स उसकी जो कॉस्ट है 199, तो यानी जब तक ये बेनिफिट और कॉस्ट इक्वल रहेगा आई विल बाय द टीवी। द मोमेंट मेरा जो कॉस्ट है वो इससे ऊपर चली गई, आई विल नॉट बाय द टीवी, राइट। तो ये जो हमने रिजर्वेशन प्राइस निकाला है ये एक तरह से वो प्राइस है जो मैक्सिमम प्राइस में देना चाह रही हूँ, यानी कि जितना मुझे बेनिफिट है उस गुड से आई एम पेइंग दैट प्राइस। नाउ इन दिस केस जस्ट लुक इनटू दिस टर्म U1 W1 0। जीरो मीन्स टीवी नहीं खरीदा गया। अगर टीवी नहीं खरीदा गया तो नेचुरली आपने कितना प्राइस दिया, 0, तो यानी हाउ मच X1 कैन यू बाय, यू कैन बाय X1 इक्वल टू W1। So in this case हम if you see there is an equality in the utility. Why there is an equality? Because यहाँ पर मैंने R1 लिखा है, ये वो प्राइस अब वो दे रहा है जो मैक्सिमम वो देना चाह रहा है, जहां पर उसको ना कोई फायदा है, उसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब वो मैक्सिमम प्राइस दे देता है जितना उसका बेनिफिट है, तो दिस इज दैट प्राइस एट विच ही इज इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग द टीवी और नॉट बाइंग द टीवी। क्यों? क्योंकि टीवी का जो मैक्सिमम बेनिफिट है और जो कॉस्ट है वो इक्वल है उसको जो कॉस्ट है। सो इन दिस केस सपोज अगर उसने टीवी खरीद लिया और वो अपना जो मैक्सिमम जो टीवी खरीदने से उसको बेनिफिट हो रहा है वो पूरा प्राइस उसको दे दिया, तो यानी उसका बेनिफिट कितना था R1 मैक्सिमम बेनिफिट, और वो टीवी का प्राइस कितना है इस केस में R1। तो ये वही वाला केस है जब ये जो बेनिफिट है मैक्सिमम बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट इस केस में क्या है, प्राइस जो वो टीवी के लिए देते हैं। बेनिफिट इज बेसिकली द मैक्सिमम प्राइस जो वो देना चाह रहे हैं, और दिस इज द एक्चुअल प्राइस जो वो देता है। तो इस केस में जो मैक्सिमम प्राइस वो देना चाह रहा है और एक्चुअल प्राइस वो देना चाह रहा है वो सेम है। तो यानी इस केस में ही इज इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग द टीवी और नॉट बाइंग द टीवी। तो इसमें यूटिलिटीज दोनों की सेम है, यानी कि इस केस में टीवी नहीं आ रहा है इस वाले केस में, और इस वाले टीवी आ रहा है, लेकिन कितना प्राइस देकर आ रहा है, जितना टीवी से मुझे फायदा हो रहा है वो उतना प्राइस दे आर टेकिंग फ्रॉम मी। नाउ इन दिस केस ये कंडीशन तो ठीक है, दिस इज सिंपल डिफाइन हो गई। अब इस केस में जो ये इंडिविजुअल 1 के लिए भी है और इंडिविजुअल 2 के लिए भी यू कैन फाइंड आउट दिस। सो लेट्स राइट दिस कंडीशन फॉर इंडिविजुअल 2। हैव दे रिटन दैट? ओके, लेट मी राइट द कंडीशन। U2 W2 माइनस R2 मैक्सिमम प्राइस दे दिया और इसमें टीवी आ गया, दिस वुड बी इक्वल टू U2 W2 comma 0, टीवी नहीं आया and I spend all the money where on the private room. So these are the two conditions. In this is a condition in which he is indifferent between buying the TV and not buying the TV. This is this condition. Now in this case, next point we give is कि अब यहाँ पर दो लोकेशंस है, एक दो चॉइसेस है बेसिकली, एक वो टीवी खरीदेगा, दूसरा जो वो टीवी नहीं खरीदेगा। नाउ इन दिस केस हाउ डू वी डिफाइन, हाउ डू वी डिटरमाइन वेदर ही विल बाय टीवी और नॉट बाय टीवी। तो यानी हम बोलते हैं हमारे पास दो चॉइस है। चॉइस नंबर 1, ये एलोकेशन है जिसमें X1 कितना कंज्यूम होता है, W1, वो सारी जो वेल्थ है किस पे कंज्यूम कर रहा है, X1 पे। W2 X2 यानी ये जो सारा जो इंडिविजुअल 2 है वेल्थ इस पे, 0 इज द अमाउंट ऑफ पब्लिक गुड। चॉइस 2 क्या है, इसने G1 अमाउंट पे कर दिया टीवी खरीदने के लिए, ठीक है, R1 नहीं दे रहा, G1 इज द पेमेंट।
इसने G2 अमाउंट पे कर दिया और ये यहाँ पर 1 हो गया. सो these are two choices. So now let's compare. In this case TV not bought, and in this case TV bought. So in this case we say that it will be Pareto improving to buy the TV. बेसिकली टीवी परचेज करना हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट होगी इंडिविजुअल वन के लिए, अगर टीवी खरीद के जो उसको यूटिलिटी मिली, कितनी यूटिलिटी मिली, W1 माइनस G1. हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो टीवी खरीदने के लिए कितना प्राइस दे रहा है, G1, R1 नहीं G1 1, और टीवी ना खरीद के ये यूटिलिटी उसको ज्यादा मिली, तब ये परेटो इंप्रूविंग होगा. उसी तरह इंडिविजुअल 2 के लिए टीवी खरीदना ज्यादा बेटर होगा. So that means he will buy the TV if these two conditions, this condition is satisfied for individual 1 and this condition is satisfied for individual 2. So then that means TV will be bought. So we have just written these conditions here. You see U1, W1 0. This is ये वाला part is less than U1 X1 1. 1 means TV is provided. और ये X1 इस केस में कुछ नहीं है. It is same as W1 into G1 minus G1. और X2 इस केस में कुछ नहीं है. W2 minus. So this is the same condition that I just wrote. तो यानी they will buy the TV if both these conditions are solved. Now we know that initially जब हमने दो और conditions दी थी, तो अभी तक हमने 4 conditions समझ लिया. Let me give numbering to the conditions. This was condition number 1. ये जो हमने रिजर्वेशन प्राइस वाली कंडीशन दी थी. Then this was condition number 2. ये सेकंड इंडिविजुअल के लिए दी थी. Then this is your condition number 3. Let's do one thing. इस वाली टर्म को x1 ही बोलते हैं और इस वाली टर्म को x2 ही बोलते हैं. So this is your condition number 3 and this is your condition number 4. तो अभी तक हमने 4 conditions individually डिस्कस करी है. Now what we will do is कि ये वाले की जगह we will substitute condition number 1 and 2. तो condition number 1 के हिसाब से this part was equal to what? Just have a look closely into equation 3. This part, left hand side. कंडीशन नंबर 1 को देखते हैं. तो ये किसके इक्वल है? ये वाले के इक्वल है ना. तो वी विल पुट इक्वेशन 1. तो यहां पर पुट इक्वेशन 1. सो इसमें क्या है कि ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल, इक्वेशन 1 में. और दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे. x1 1, यहाँ पर W1 माइनस G1. सो दिस इज व्हाट आई सेड ना, अभी जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी. तो यहाँ पर x1 कितना परचेज होगा? इतना. सो ऑल आई एम डूइंग इट दैट इंस्टेड ऑफ x1 आई एम राइटिंग W1 minus G1, comma 1 means the TV is provided. So I'm just making certain changes to the equation. इस वाली इक्वेशन को उठा के यहाँ पर इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट करी और इस वाली को मैंने एक्सपैंड कर दिया. x1 की जगह कितना लिखा? इतना. सो नाउ सिमिलरली यू पुट इक्वेशन 2. ये वाला जो इक्वेशन थी उसको दोबारा से लिखा. नाउ व्हाट वी सी इज, अब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए, सो बेसिकली दीज टू इक्वेशंस will be satisfied if buying the TV is Pareto improvement. ये यहाँ पर हम वो conditions derive कर रहे हैं कि किन cases में वो टीवी बाय करेगा. वो टीवी तब बाय करेगा जब टीवी बाय करने से जो उसको यूटिलिटी मिल रही है that is greater than the utility from not buying the TV. तो यहाँ पर यही हो रहा है. इस कंडीशन को दोबारा समझते हैं. इसकी ये वाली साइड देखते हैं. x1, 1 यानी यूटिलिटी जो उसको मिलती है टीवी बाय करने से, और कितनी पेमेंट वो दे रहा है टीवी बाय करने के लिए? G1 अमाउंट. ठीक है. अब यहां पर ये यूटिलिटी इज ग्रेटर देन
टीवी ना बाय करने से, टीवी ना बाय करना यानी यूटिलिटी ये है, और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव करा था, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। एंड सिमिलरली इंडिविजुअल टू के लिए, तो ये हमने दो कंडीशंस ऐसे डिराइव करी है कि इट विल बी परेटो इम्प्रूवमेंट टू बाय द टीवी इफ दीज कंडीशंस आर met. Now in this case, question is when will these conditions be met? See, these conditions will be met when this happens. Why? We know that जैसे जैसे x1 बढ़ेगा, राइट, g की वैल्यू तो देखो दो ही हो सकती है, या 0 या 1। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये पोर्शन, ये वाला जो यूटिलिटी है, दैट इज ग्रेटर देन ये वाली यूटिलिटी। आई विल मार्क इट बाय ब्लैक। तो हम बोल रहे हैं ये वाली यूटिलिटी इज ग्रेटर देन दिस यूटिलिटी। सो व्हेन विल इट, अब दोनों में वैल्यू g की तो सेम है, इसमें भी है 1, इसमें भी 1 है, लेकिन जो चीज दोनों में डिफरेंट है वो है x की वैल्यू। इसमें w माइनस r1 और इसमें w माइनस g1। तो अब मैं बोल रही हूँ अगर ये यूटिलिटी ज्यादा है तो दैट मीन्स फॉर दिस शुड हैपन, जिसकी यूटिलिटी ज्यादा है उसके जो अंदर की जो वैल्यू है w1 माइनस, दैट हैज टू बी ग्रेटर। और इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो आई गेट दिस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हाँ, ये जो भी न्यूमेरिकल करा ये बहुत ही इजी है। इफ यू रीड इट इन वन गो फ्रॉम द रीडिंग्स एज वेल, यू वोंट बी स्टक। द होल पॉइंट इज दैट आफ्टर सॉल्विंग वी डिराइव दीज कंडीशन। सो दैट मीन्स अगर टीवी खरीदना परेटो इंप्रूविंग है तो यानी दीज कंडीशंस विल बी ट्रू। व्हाट आर दीज कंडीशंस, इसको इंट्यूटिवली समझते हैं। R1 इज ग्रेटर देन G1, R2 इज ग्रेटर देन G2, G1 एंड G2 मीनिंग कि जितना अमाउंट वो टीवी खरीदने के लिए पे कर रहा है दैट इज लेस देन जितना मैक्सिमम वो देना चाहता है। क्वाइट ऑब्वियस कंडीशंस, दैट इज व्हाट द रीडिंग्स आल्सो से, दैट द कंडीशंस आर वेरी क्वाइट ऑब्वियस व्हेन वी डिराइव देम। इन दोनों कंडीशंस को हम बोलते हैं दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशंस मीन्स कि अगर हमें पता है कि बाइंग टीवी इज परेटो improving, if we know that, so that implies that जितना पैसा हमने टीवी खरीदने के लिए दे दिया दैट इज लेस देन R1, दैट इज जो मैक्सिमम बेनिफिट मुझे टीवी से मिल रहा था। और इंडिविजुअल टू के लिए भी दोज कंडीशंस आर ट्रू। इफ दिस इज ट्रू, these will automatically be true। अगर if buying Pareto, if buying TV is Pareto improving, that automatically means कि जितना पैसा हमने टीवी खरीदने के लिए दिया है that is less than the maximum price that we are willing to pay। So this was the necessary conditions। अब टीवी खरीदने की sufficient conditions क्या है? अब जब हमें पता है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, सपोज मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ, तो जब मैं यहाँ प्लस करती हूँ तो मुझे ये कंडीशन आती है, दैट मीन्स जो दोनों का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन एक्चुअल जो अमाउंट वो पे करते हैं, राइट। और हमें पता है स्टार्टिंग में हमने एज्यूम करा था कि वो कितना टोटल पे करेंगे, वो ऑब्वियसली जितना टीवी का कॉस्ट है सी उतना पे करेंगे, ज्यादा क्यों पे करेंगे, तो यानी ये इक्वल है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस बिकम्स द कंडीशन R1 प्लस R2, यानी जितना विलिंगनेस टू पे है दोनों का कंबाइन करके दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। ये कंडीशन हमने निकाली नेसेसरी, उसके बाद हमने दोनों को प्लस कर लिया, उसके बाद हमने देखा ये वाला अमाउंट C के इक्वल है, सो वी हैव दिस कंडीशन। इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो कंडीशन है अभी जो डिराइव करें, दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर बाइंग टीवी टू बी परेटो इम्प्रूव। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सपोज हमें पता है कि किसी भी इंडिविजुअल का R1 क्या है, हमें पता है किसी भी इंडिविजुअल को R2 क्या है, और हमें C भी पता है। सपोज ये दोनों प्लस कर कर या तो ये ग्रेटर देन या तो ये इक्वल टू C है, दैट मीन्स दोनों मिलकर टीवी को खरीद सकते हैं। इस केस में दो खरीद भी सकते हैं और उनकी जो विलिंगनेस टू पे है, राइट, वो भी ग्रेटर है, वो खरीदना चाहते भी हैं और खरीद सकते भी हैं। तो इस वाले केस में
दैट मीन्स बाइंग टीवी इज परेटो इम्प्रूवमेंट। अब हमें पता है कि कोई अगर टीवी बाय करना परेटो इम्प्रूवमेंट है, तो दैट मीन्स दैट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज, क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन है, कि अमाउंट वो कितना पे करेंगे, G1 इज लेस देन R1 एंड G2 इज लेस देन R। सो ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट है। डिफरेंस क्या होता है कि अगर ये होगा तो ये चीज ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, और नेसेसरी का मतलब ये होता है कि अगर टीवी वो ऑलरेडी खरीद रहा है, अगर वो हमें गिवन है कि वो परेटो इम्प्रूवमेंट है, तो दैट मीन्स दिस विल ऑटोमेटिकली होल्ड ट्रू। तो डू रीड द डिफरेंस बिटवीन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। सो अब सपोज करते हैं कि हमें पता है दिस इज हैपनिंग, अभी हमें ये सब के बारे में कुछ नहीं गिवन, हमें बस सफिशिएंट कंडीशन पता है दैट दिस इज हैपनिंग। तो यानी इस केस में वो टीवी खरीद लेगा। अब इस केस में वी हैव सर्टेन lemmas. So, in this case, if this is given, then the total amount that the roommates will be willing to pay is at least as large as the cost of this. So, they can find G1 and G2 subject to this, and this. So, जब हमें पता है this is happening, तो obviously TV purchase होगा, और what the people will do, the both of the parties will bargain कि G1 तुम दे दो, G1 तुम, G2 तुम दे दो, एंड सच दैट किस तरह से G1 और G2 कलेक्ट होगा कि ये दोनों कंडीशंस भी पूरी हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशंस है, और ऑब्वियसली कॉस्ट से ज्यादा तो लेंगे नहीं, सो दिस विल बी accomplished। तो ओनली पॉइंट दैट इज रिक्वायर्ड इज दिस, द मोमेंट दिस पॉइंट इज रिक्वायर्ड टीवी विल बी बॉट, एंड दोनों G1 और G2 म्यूचुअली डिसाइड करके पेमेंट कर देंगे, पॉइंट नंबर 1। और कितनी पेमेंट करेंगे सच दैट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो कोई क्यों ही पेमेंट करेगा। अगर उसका जो बेनिफिट मिल रहा है दैट इज R1 वो G1 से ज्यादा नहीं है, तो वाई विल ही इवन पे। तो ये रिपीटेशन है, ये जो हमने अभी बातें करी है। एक बस लास्ट पॉइंट है, हम इसमें कहते हैं कि ये जो बेसिकली ये जो R1 और R2 है, तो आपकी जो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है हमारी वेल्थ पे। तो देर इज अ पर्सन हु इज वेरी वेरी रिच, ठीक है, और सपोज वो कोई भी टीवी नहीं भी खरीदना चाहता, तो ऑटोमेटिकली तब भी उसका जो R1 है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड देर इज अ पर्सन जिसको टीवी की बहुत लाइकिंग है, पर उसकी इतनी W2 जो है वो बहुत कम है, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, राइट। इवन उसकी लाइकिंग है टीवी के लिए, पर उसकी वेल्थ नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि अल्टीमेटली टीवी खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा डिपेंड्स ऑन द वेल्थ ऑफ पीपल, क्योंकि जब ज्यादा ज्यादा वेल्थ होगी लोगों की, तो टीवी की परचेज होने के चांसेस वुड बी ग्रेटर इफ दे वांट टू हैव अ टीवी। सो दिस वाज अनदर लेमा हियर। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर केसेस जब ये जो R1 और R2 है ये वेल्थ पे डिपेंड नहीं करते। तो यानी कि मैं टीवी खरीदने के लिए कितना जो मैक्सिमम अमाउंट है देना चाहती हूँ, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन माय वेल्थ। दैट इज द केस ऑफ क्वाज़ी लीनियर प्रेफरेंसेस। सो लेट्स सी, हमने यूटिलिटी फंक्शन का स्पेशल फॉर्म एज्यूम करा है, दैट इज क्वाज़ी लीनियर। हमने बहुत बार क्वाज़ी लीनियर कर लिया है। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। सो नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट इज, वो सिमिलर कंडीशंस जो हमने पहले करी थी वो हम सिमिलर कंडीशंस यहाँ करेंगे। हमें पता है कि जब सपोज करो उसने R1 अमाउंट दिया टीवी खरीदने के लिए, और टीवी आ गया, इज इक्वल टू जब ये दो एक्सट्रीम्स है, तो R1 क्या है? R1 निकालने के लिए द पॉइंट इज ही शुड बी इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग द टीवी और नॉट बाइंग द टीवी। अगर वो बाय कर रहा है टीवी तो उसके पास एक्स कितना है? इतना। अगर वो नहीं बाय कर रहा है टीवी तो उसके पास एक्स कितना है? W1। तो अगर R1 वो अमाउंट है कि ही इज इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग द टीवी और नॉट बाइंग द टीवी, सो इन दिस केस हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है हम निकाल लेते हैं। ये क्या है? x1 प्लस V1G, और G की वैल्यू क्या है? 1। उसी तरह वी फाइंड दिस, तो इसमें हमारे पास ये आंसर आ गया। और यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैसे हमने निकाली है? W1 प्लस V0। हम एज्यूम कर रहे हैं इस केस में कि V0 की जो वैल्यू है वो 0 है, यानी अगर टीवी नहीं आएगा तो उससे यूटिलिटी 0 है। तो इसमें ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा। आई अरेज जस्ट अ मिनट।
अब ये सेकंड कंज्यूमर की कंडीशन है, सेम ये वाली कंडीशन में हम कुछ नहीं कर रहे, बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं यूटिलिटी फंक्शन को यूज करके। ओके लेट्स डू दैट, लेट मी डू दैट। तो इसमें u1 w1 माइनस r1 कॉमा 1, इसकी यूटिलिटी क्या होगी हमें पता है, दिस इज x1 की वैल्यू क्या है, हमें गिवन है w1 माइनस r1 प्लस v1। उसी तरह यहाँ पर इस वाले की वैल्यू क्या है, w1 कॉमा 0, x1 की वैल्यू इसमें w1 प्लस v0। हमें पता है इन दोनों को हमें इक्वेट करना है, u1 w1 माइनस r1 कॉमा 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें पता है 0 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम इस केस में ये देखते हैं, जब हमने R1 और R2 फाइंड करा तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, यानी कि हम कितना भी प्राइवेट गुड खरीदें हमारा रिजर्वेशन प्राइस चेंज नहीं होगा। ये सेम क्वेश्चन को रिपीट करना यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू लेकर, ये एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जी x2 जी। सो रिपीट दिस एंड यू विल फाइंड कि इसमें जो आपका R1 और जो R2 होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ x w1 एंड w2, यानी कि कितनी वेल्थ है एक इंडिविजुअल के पास। लेकिन हम इसमें देखते हैं दैट R1 एंड R2 दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेल्थ। तो क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंसेस एक ऐसी प्रेफरेंसेस हैं जहां पर द अमाउंट ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट, कितना हम पब्लिक गुड खरीदते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर wealth. Okay, now in this case, just to give you a glimpse of what all we have discussed till now, सबसे पहले हमने पब्लिक गुड की बात करें। पब्लिक गुड वी नो दैट कोई भी गुड अगर ये कंडीशन पूरी करता है तो वो फेक पब्लिक गुड है। लेकिन हम इसको एक्सटर्नैलिटीज के चैप्टर से कनेक्ट करते हैं, हम एक्सटर्नैलिटीज को थोड़ा रिवाइज करा हमने सबसे पहले। उसके बाद हमने बोला कि पब्लिक गुड बेसिकली वो गुड्स होते हैं जहां पर एक्सटर्नैलिटी एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों को होती है। क्यों? क्योंकि वो गुड, पब्लिक गुड एक ऐसा गुड है जो इक्वल अमाउंट में सबको जो है सप्लाई करता है और किसी को एक्सक्लूड नहीं करा जाता। तो पब्लिक गुड्स जब भी प्रोवाइड करे जाते हैं इसके साथ या तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है या तो नेगेटिव। उसके बाद हमने एक रूममेट और टीवी वाला एग्जांपल लिया जिसमें हमने दो कंडीशंस निकाली, एक नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। तो हमने वो कंडीशंस निकाली जब बेसिकली हमने परेटो एफिशिएंसी के पॉइंट से कंपेयर करा कि टीवी प्रोवाइड करना किन कंडीशंस में परेटो एफिशिएंट होगा और टीवी कब प्रोवाइड होगा। तो हमने जो दो कंडीशंस निकाली, अगर मैं समराइज करूं, जस्ट अ मिनट, अगर R1 प्लस R2 यानी कि दोनों की जो विलिंगनेस टू पे है कंबाइन होकर, इफ दिस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द टीवी, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो दैट मीन्स प्रोवाइडिंग टीवी विल बी परेटो इम्प्रूविंग, यानी इस केस में टीवी प्रोवाइड करा जाना चाहिए और इसको हम बोलते हैं ये सफिशिएंट कंडीशन भी है। अब इसके बाद जब टीवी प्रोवाइड हमें पता है हो रहा है तो कुछ नेसेसरी कंडीशंस है जो ऑटोमेटिकली पूरी होंगी। जब टीवी प्रोवाइड हो रहा है तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होंगी, जीवन और जीरो। इसमें जीवन जो होगी, कोई भी कितना जीवन देगा लेस देन R1 और G2 कितना देगा लेस देन R2। तो अगर टीवी प्रोवाइड कर रहा है तो ये कंडीशंस ऑटोमेटिकली जो है वो पूरी होगी सच दैट टीवी प्रोवाइड हो। और हमें पता है कि कोई भी जो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा C से ज्यादा, सो दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। सो जब हमें पता है दिस इज ट्रू, वी कैन फाइंड G1 एंड G2 such that this is holding true and hence TV will be provided and providing TV will be Pareto improvement. तो these are the situations where providing TV is Pareto improvement। इसके लिए हमने बहुत सारी इक्वेशंस को एनालाइज किया। सबसे पहले हमने एक रिजर्वेशन प्राइस को डिफाइन करा, उसको निकालने का एक इक्वेशन फॉर्म में ट्राई करा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने दो चॉइसेस रखी, दो चॉइसेस से हमने एक कंडीशन लगाई कि प्रोवाइडिंग टीवी किस केस में परेटो एफिशिएंट होगा, जिसको हमने कंडीशन 3 और 4 नाम दिया।
यहाँ पर, और उसके बाद हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर कर एक ऐसी ये वाली जो नेसेसरी कंडीशंस निकाल ली, और इन नेसेसरी कंडीशंस को यूज करके हमने सफिशिएंट कंडीशन निकाल ली, जो बहुत ही बेसिक थी, बट डेरिवेशन इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. और हमने ये भी देखा कि इसमें जो रिजर्वेशन प्राइसेस है वो यूजुअली वेल्थ पे डिपेंड करते हैं, बट क्वाजी लीनियर प्रेफरेंसेस पे रिजर्वेशन प्राइसेस डू नॉट डिपेंड ऑन द वेल्थ ऑफ द पीप ऑफ द एजेंट्स. नाउ इस केस में एक और प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान जिसकी R1 जो है वो ग्रेटर देन C है. सो अभी हमने ये देखा, जब R1 प्लस R2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो यानी public good will be, should be provided, right? But now in this case, if these two conditions are happening, तो that means एक अकेले इंसान की जो मैक्सिमम यूटिलिटी है, जो उससे मिल रही है, जो मैक्सिमम बेनिफिट है by buying the good, it is greater than the cost. So one person, single person can alone buy the public good. इस केस में what will happen? अब एजेंट 2 को पता है कि ये अपने आप खरीद सकता है, तो वो क्या कहेगा, G2 जो है उसको 0 रख देते हैं, मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं भी करता, ठीक है, तो उस केस में भी टीवी तो फर्स्ट वाला खरीद ही सकता है. अगर इस केस में G1 जो है वो C हो गया, तो टीवी विल कम, एंड देन G2, द सेकेंड पर्सन कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड. अब दोनों ही अगर इस तरह सोचेंगे तो एट द एंड टीवी पे कोई स्पेंड नहीं करेगा, राइट? अब हम ये मान रहे हैं कि ट्रू R1 और R2 जो है हमें पता नहीं है. इट इज बेसिकली जितना वो लोग रिवील करते हैं. अगर वो R2 रिवील करने की जगह हम बोले कि मेरे को आई डोंट वांट द टीवी, यानी G2 0 है, और अब उसको पता है कि फर्स्ट पर्सन तो जी टीवी ले ही लेगा, क्योंकि दिस इज होल्डिंग ट्रू. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडरशिप. जब हमें पता है कि किसी को जो बेनिफिट मिल रहा है एक गुड से, दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, इन दिस केस ईच एंड एवरी पर्सन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू फ्री राइड. इसको एक थोड़ा सा गेम थ्योरी के से समझते हैं. तो हम क्या करते हैं, इनिशियली एज्यूम करते हैं ये वेल्थ है, और R1 और R2, दैट मीन्स जो मैक्सिमम पैसे वो देना चाह रहे हैं वो है 100 का बेनिफिट जो है उनको उस गुड से मिल रहा है. कॉस्ट टीवी की 150 है. अब हमारे पास एक पे ऑफ मैट्रिक्स है, इसको समझ लेते हैं. अगर प्लेयर ए उसको बाय करता है और प्लेयर 2 भी गुड को बाय करता है, दोनों टीवी खरीदते हैं, राइट? इस केस में तो टीवी का प्राइस क्या है, 150, और उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है टीवी से, 100. तो दोनों अपना अलग अलग टीवी मिलते हैं, तो हमें पता है बेनिफिट माइनस कॉस्ट, दैट मीन्स 100 माइनस 150 माइनस 50 माइनस 50. अब दूसरे वाले केस में प्लेयर ए टीवी खरीदता है, प्लेयर 2 टीवी नहीं खरीदता. तो जो टीवी खरीदता है उसका बेनिफिट था 100, उसने टीवी खरीदने के लिए 150 रुपीज दिए, माइनस 50 एंड 100. बेसिकली अब क्या है कि टीवी बी भी देखेगा, क्योंकि ए कैन नॉट एक्सक्लूड बी. तो उसने टीवी खरीदा तो नहीं, लेकिन उसको टीवी का बेनिफिट मिल गया बिना कॉस्ट दिए, दैट इज 100. सिमिलरली हम ये पे ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं. यहाँ पर दोनों नहीं खरीदते तो 0 0. अगर हम इस गेम का नैश इक्विलिब्रियम निकालते हैं, हाउ डू वी फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम? लेट्स फाइंड आउट. अगर प्लेयर ए एज्यूम करे कि प्लेयर बी जो है वो बाय करेगा, हम ये प्लेयर बी की जो स्ट्रैटेजी है वो एज्यूम कर लेते हैं. जब वो बाय कर रहा है, अगर वो भी बाय कर ले तो उसकी यूटिलिटी -50 है, अगर वो बाय ना करे तो उसकी यूटिलिटी कितनी है, 100. तो यानी अगर मुझे पता है कि प्लेयर बी बाय करेगा, तो प्लेयर ए की क्या स्ट्रैटेजी है, नॉट बाय. दिस इज द वे टू फाइंड नैश इक्विलिब्रियम. उसी तरह अगर प्लेयर ए को पता है कि प्लेयर 2 बी जो है वो बाय नहीं करेगा, हमें प्लेयर दूसरे प्लेयर की स्ट्रैटेजीज में एज्यूम करनी होती है. अगर ये बाय नहीं करेगा, अब इस केस में अगर इसने बाय कर लिया तो -50, और अगर इसने बाय नहीं करा तो इसकी 0. तो इस केस में प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी रहेगी कि वो बाय ना करे. तो इस केस में हम ये देखते हैं कि अगर वो एज्यूम करे, अभी उसको प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी नहीं पता, अगर वो एज्यूम करे कि प्लेयर बी बाय कर लेगा, तो उसकी स्ट्रैटेजी है कि डोंट बाय. जो वो टीवी देख खरीदेगा, आई कैन वॉच दैट टीवी.
अगर मुझे पता है कि प्लेयर बी बाय नहीं करेगा, तो अब मैं यहाँ पर बाय करके -50 में क्यों जाऊं? सो बेटर है दैट आई डू नॉट बाय। तो इस केस में प्लेयर ए की एक डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है टू नॉट बाय द टीवी। इसी तरह अगर तुम प्लेयर बी की भी स्ट्रैटेजी निकालोगे तो द स्ट्रैटेजी वुड बी टू नॉट बाय द टीवी। सो इस केस में व्हाट विल हैपन, नैश इक्विलिब्रियम विल बी इक्विलिब्रियम ये वाला, यानी कि दोनों ही टीवी नहीं खरीदते। अगर इस गेम में अब पॉइंट ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम है, इज इट Pareto efficient? Is a Pareto improvement possible? So the answer is yes, a Pareto improvement is possible. So let's see, let's assume कि प्लेयर ए ने टीवी बाय कर लिया। ठीक है, अगर उसने बाय कर लिया तो अब उसने कितने, उसको बेनिफिट कितना हुआ 100, उसने कितना पे करा इसके लिए इतना, तो उसको -50 का जो है नेट पे ऑफ मिला। बी को कुछ कॉस्ट नहीं दिया पर उसको 100 रुपीज का फायदा मिला टीवी से। तो अब इस केस में ए क्या कहेगा, मैं नहीं खरीदता। लेकिन इस केस में दोनों अगर बार्गेन करें, प्लेयर बी उसको कहता है कि तुम्हें -50 का नुकसान हो रहा है, तो क्या करते हैं, मुझे 100 का फायदा करता है। प्लेयर बी क्या कहते हैं, तुम मुझसे 51 रुपीज ले लो। तो अब इस केस में जब ये प्लेयर ए को 51 रुपीज दे देता है, तो प्लेयर ए का कितना नुकसान हो रहा था, -50। अब उसने उसको प्लेयर बी ने 51 रुपीज दे दिए, तो इसको कितना फायदा हो गया, 1। राइट, पहले अब क्या था, अगर वो टीवी ना खरीदे तो उसको 0 का फायदा नुकसान हो रहा था। अब टीवी खरीदने से उसको $1 का या ₹1 का फायदा हो रहा है, क्योंकि प्लेयर बी जो है उसको थोड़ा अमाउंट दे रहा है। प्लेयर बी की बात करते हैं, प्लेयर बी को 100 का फायदा हो रहा था, इसने 51 रुपीज जो है या डॉलर जो है वो ए को दे दिए, तो इसमें इसको कितना फायदा हो गया, 49 रुपीज। तो अब इसको भी फायदा हो गया, क्योंकि अगर टीवी नहीं आ रहा था तो इसका बेनिफिट क्या था, 0-0 दोनों का बेनिफिट था। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि अगर एक इंसान टीवी खरीद ले, चाहे वो ए खरीदे या बी करे, और दूसरा इंसान थोड़ी उसको पेमेंट कर दे, यानी कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दे, तो दोनों का इसमें फायदा है। बट इसमें क्या होगा कि हम अब हमें श्योर नहीं है कि कंट्रीब्यूशन होगी। फॉर एग्जांपल ए ने टीवी टीवी खरीद लिया, अब बी को तो टीवी मिल गया, तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो ये 51 अमाउंट जो है वो ए को दे। तो इसमें अब बी क्या करेगा, बोलेगा कि टीवी तो आ ही गया है तो लेट मी फ्री राइड, यानी मैं ए को पैसे नहीं दूंगा, टीवी आ गया है तो बिना मैं उसकी कॉस्ट दिए उसको यूज करता हूँ। तो फ्री राइडरशिप इज बेसिकली विदाउट पेइंग द कॉस्ट आई विल यूज द टीवी। सो इन दिस केस दिस इज फ्री राइडरशिप प्रॉब्लम, एंड ड्यू टू द फ्री राइडरशिप प्रॉब्लम दोनों टीवी नहीं खरीदेंगे, और एक परेटो इनएफिशिएंट जो आउटकम है वो अचीव होगा। इस केस में परेटो इंप्रूविंग आउटकम अचीव नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ फ्री राइडरशिप प्रॉब्लम। तो यानी कि हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमने ये कंडीशंस निकाली, सपोज करो ये पूरी भी है, राइट, इस वाले केस में ये कंडीशन पूरी भी है, लेकिन तब भी परेटो इंप्रूविंग होने के बावजूद दोनों प्लेयर्स टीवी नहीं खरीदते बिकॉज ऑफ द फ्री राइडरशिप प्रॉब्लम। और ये फ्री राइडरशिप प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज का बेनिफिट लेना विदाउट पेइंग द कॉस्ट ऑफ दैट थिंग। और इसका एक दूसरा एग्जांपल भी समझते हैं। सपोज करो दो जो प्लेयर्स हैं, दो लोग हैं, एक रूम में रहते हैं। अब क्या है कि रूम को क्लीन कर ले, अब दोनों को क्लीन रूम पसंद है, लेकिन अब क्या कहते हैं, इसमें जो ए है वो एक बार जो है वो रूम क्लीन कर देता है, अब बी को ऑटोमेटिकली क्लीन रूम मिल गया, तो अब उसको सिर्फ बेनिफिट है, उसको कुछ कॉस्ट नहीं। ऑन द अदर हैंड ए को रूम क्लीन करने की कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ी। अब इससे क्या होता है, बी को पता है कि ये तो हमेशा रूम क्लीन कर ही देगा, तो वो कभी नहीं करता। तो अब क्या होता है, ए भी सोचता है कि अब मैं भी कभी रूम क्लीन नहीं करूंगा। तो दोनों को क्लीन रूम पसंद है, लेकिन क्योंकि दोनों सोचते हैं कि वो क्लीन करेगा वो क्लीन करेगा, कोई भी फाइनली क्लीन नहीं करेगा। सो इसमें रूम क्लीनिंग इज अ पब्लिक गुड एंड द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडरशिप एग्जिस्ट।
नाउ लेट्स स्टार्ट अ डिफरेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने एज्यूम करा कि जी की वैल्यू या तो जीरो होगी या वन होगी, या तो पब्लिक गुड प्रोवाइड होगा या तो पब्लिक गुड प्रोवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जी जो है उसकी वैल्यूज कैन चेंज। जी की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक। तो फॉर एग्जाम्पल अब दोनों प्लेयर्स ये नहीं डिसाइड कर रहे कि टीवी बाय करना है या नहीं करना। दोनों प्लेयर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्वालिटी ऑफ टीवी आना है। अगर एक पार्क में झूले लगेंगे तो कितने बेसिकली जो राइड्स है वो लगेंगी, राइट। तो क्वालिटी ऑफ राइड्स क्या होंगी, तो दोनों मिलके अब जी की क्वांटिटी का डिसीजन कर रहे हैं। तो जी जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है इस केस में। तो इस केस में जो हमारी बजट कंस्ट्रेंट है इकोनॉमी की ये बनती है, यानी कि x1 इज अमाउंट स्पेंड ऑन प्राइवेट गुड बाय वन, प्राइवेट गुड बाय टू, एंड CG इज द कॉस्ट ऑफ द प्राइवेट गुड। दोनों की वेल्थ कितनी है कंबाइन ये। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली डिराइव करते हैं कि इसमें परेटो एफिशिएंट आउटकम होगा क्या। तो अब व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ सोशल प्लानर, ठीक है। सपोज देयर इज पर्सन ए। अब पर्सन कंज्यूमर वन को, सपोज परेटो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर वन मैक्सिमाइजेस हिज यूटिलिटी गिवन U2 is equal to U bar. So this is how you find the Pareto efficient points, that a consumer is maximizing his own utility by assuming कि जो दूसरा एजेंट है उसकी यूटिलिटी सेम है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझे तो सपोज ये प्लेयर, सपोज ये वाला प्लेयर यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, इस आईसी पे कंज्यूम कर रहा है। तो अब इस वाले केस में ए को डिसाइड करना है वो कितना कंज्यूम करेगा। तो जब वो मैक्सिमाइज करेगा तो वो फाइनली इस पॉइंट पे करेगा। लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए वी विल हैव टू एज्यूम कि बी कहाँ पर कंज्यूम करेगा। सो हम मान रहे हैं कि हमें बी की जो यूटिलिटी है उसको कम नहीं करना। वी हैव टू मैक्सिमाइज माई ओन यूटिलिटी गिवन कि जो यूटिलिटी ऑफ सेकंड पर्सन है दैट रिमेन्स द सेम, और ये जो इकोनॉमी का कॉस्ट कंस्ट्रेंट है ये फुलफिल हो जाए। अब इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे अपेंडिक्स में गिवन है। हम इसमें प्रॉपर लग्रांज लगाते हैं। दो कंस्ट्रेंट्स है, ये हमारे यूटिलिटी फंक्शन है, ये दो कंस्ट्रेंट्स है। सबसे पहले हम x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद हम g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब एक सोशल प्लानर है, सपोज कर लेते हैं। तो अब उसके पास उसको एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज करनी है, गिवन दूसरे इंडिविजुअल की यूटिलिटी कम नहीं। व्हाई? बिकॉज वी आर फाइंडिंग अ परेटो इम्प्रूविंग एलोकेशन, नॉट अ परेटो इनएफिशिएंट एलोकेशन। प्लस ये सोसाइटी का रिसोर्स कंस्ट्रेंट है। तो सोशल प्लानर क्या करेगा, ही विल मैक्सिमाइज यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x1, x2 एंड g। जब हम ये तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यू कैन गो थ्रू द डेरिवेशन इन डिटेल इन दिस पीडीएफ, आई विल गिव यू द पीडीएफ। सो वी विल गेट दिस कंडीशन, जस्ट अ मिनट। So we get this condition that is there in the box. This is just by solving। इस केस में दो गुड्स हैं, एक x1 है और एक पब्लिक गुड है, एक प्राइवेट गुड है और एक पब्लिक गुड है। अगर मैं इफ आई फाइंड कंज्यूमर वन का मैं MRS फाइंड करूं, तो कंज्यूमर वन का अगर MRS फाइंड करूं, एज्यूम में x1 यहाँ है और g यहाँ पर है, राइट। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन MRS, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सो नाउ ऑल्सो हमें पता है MRS ऐसे भी हम लिखते हैं। इसमें जो x गुड है वो क्या है, दैट इज g।
So this is the MRS of for consumer one. If you will solve the mathematics, you will know what I'm saying. So I'm just telling you the interpretation of this. इस वाले केस में ये जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ रही है, दिस इज योर MRS ऑफ कंज्यूमर वन. तो अगर कंज्यूमर वन को पब्लिक गुड की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो वो कितना प्राइवेट गुड कम करने के लिए तैयार है. सो दिस इज हिज विलिंगनेस टू ट्रेड द प्राइवेट गुड फॉर इंक्रीजिंग पब्लिक गुड. दिस इज द विलिंगनेस टू ट्रेड public good for private good for consumer number B. This is for consumer number 1 or A and vice versa. And this is the marginal cost of the public good. So this is a condition we get on solving. तो जब दो consumers हैं और हमें एक Pareto efficient allocation find करनी है, तो this is the condition we get. If you remember, प्राइवेट गुड जब भी हमारा होता है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो गुड्स थे, X1 और X2. ये किसके इक्वल होता है? प्राइस रेशियो के इक्वल होता है, राइट? लेकिन यहाँ पर जहां पर दो इंडिविजुअल्स हैं और यहाँ पर एक पब्लिक गुड है, वन ऑफ द गुड इज पब्लिक गुड, और हम एक परेटो एफिशिएंट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं. ये था हमारा प्राइवेट गुड के केस में. लेकिन जब हमने इसमें लग्रांज लगाकर परेटो इम्प्रूवमेंट फाइंड करा, तो इसमें जो हमारी कंडीशन आती है वो ये आती है. अब ये जो MRS-A है, दिस इज बेसिकली द ट्रेड ऑफ दैट A is willing to have. So basically, in order to gain 1 unit of public good, how much private good is person A willing to sacrifice? This is this portion. उसी तरह कुछ ट्रेड ऑफ होगा B का. फॉर एग्जाम्पल G बढ़ाने के लिए कितना X2 ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है. इन दोनों का सबमिशन इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट गुड. तो G बढ़ाने का, जब G किसी ने बढ़ाया तो उसका जो कॉस्ट है वो कितने से बढ़ा. सो दिस इज बेसिकली द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ G. So let's come to the condition here. Let me write this condition again. MRS of 1 plus MRS of 2 is equal to. So you see how this condition is different. Private good के case में MRS of 1 is equal to MRS of 2. But in public good, MRS of 1 plus MRS of 2 is equal to MC of G. और इसका मीनिंग क्या है? अगर हम G बढ़ाएं तो इंडिविजुअल वन कितना ट्रेड ऑफ करने को तैयार है प्राइवेट गुड का. अगर हम G बढ़ाएं तो इंडिविजुअल 2 कितना तैयार है X सैक्रिफाइस करने के लिए. दोनों का सम इज इक्वल टू, अगर हम G बढ़ाएं तो उससे कितनी कॉस्ट बढ़ेगी. ओके, सो नाउ लेट्स लुक इनटू सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ इट विल बी ट्रू. फॉर एग्जांपल, हमने एज्यूम कर लिया कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड इज 1, and second we assume MRS of 1 is 1/4. So basically, अगर कोई इंडिविजुअल वन को हम पब्लिक गुड की क्वांटिटी $1 से कम करें या बढ़ाए, ठीक है, तो ही विल बी इनडिफरेंट if we give him 1/4 of private good. तो this is the trade off that he is willing to have. अब यहाँ पर MRS of 2 के हाफ. तो अगर हम सेकेंड इंडिविजुअल से $1 पब्लिक गुड ले लें तो उसको कितना प्राइवेट गुड हमें देना पड़ेगा? $1/2. तो सपोज करते हैं कि हम दोनों से $1 पब्लिक गुड ले लेते हैं. ऑब्वियसली दोनों से जो पब्लिक गुड लेंगे वो सेम क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि दोनों को सेम क्वांटिटी में देना है. तो जब हम दोनों से $1 पब्लिक गुड ले लेते हैं, तो अब दोनों की यूटिलिटी को सेम रखने के लिए पर्सन वन क्या कहेगा? ही विल से गिव मी $1/4 ऑफ प्राइवेट गुड, क्योंकि इसका ये MRS है. ये MRS वो दिखाता है कि सच उतना ट्रेड ऑफ सच दैट हिज यूटिलिटी रिमेन्स द सेम. इंडिविजुअल 2 क्या कहता है कि आप मुझसे $1 पब्लिक गुड अगर ले रहे हो तो मुझे 1/2 प्राइवेट गुड दो. तो यानी कि दोनों को मिलाकर हम अगर $1 पब्लिक गुड हम कम कर रहे हैं, तो हम दोनों को कितना डॉलर ऑफ प्राइवेट गुड देना पड़ेगा? 3/4, सच दैट टू कीप देम इनडिफरेंट.
तो इस केस में अगर पब्लिक गुड $1 से कम हो गया तो कंपेंसेशन दोनों को कितनी करनी पड़ेगी, $3/4 दोनों को वापस देना पड़ेगा। अगर हम पब्लिक गुड को कम करें और इन दोनों को वापस दे दें, अब इसमें क्या है, यूटिलिटी दोनों की सेम है, लेकिन ये वापस देने के बाद भी मेरे पास $1/4 जो है वो बच गए, जो दोनों में डिवाइड हो सकते हैं। और यहाँ पर जब दोनों में ये डिवाइड होगा तो U1 और U2 जो है वो बढ़ जाएगा। तो यानी कि ये बेसिकली वो एग्जांपल है कि जब ये दोनों का जो सबमिशन है MRS1 प्लस MRS2 ये लेस देन मार्जिनल कॉस्ट है, राइट, ये लेस देन मार्जिनल कॉस्ट है। तो इस केस में बेसिकली डिक्रीजिंग द पब्लिक गुड इज परेटो इम्प्रूविंग। तो इस वाले केस में जब ये कंडीशन होगी, यानी कि ये जब इक्वल नहीं होगा एंड दिस विल हैपन, तो इस केस में अगर हम पब्लिक गुड को कम करते हैं तो बोथ ऑफ देम इज बेटर ऑफ, क्योंकि हमने पब्लिक गुड को कितने $1 से कम करा और उसके बदले इनको क्या करा, $3/4 का प्राइवेट गुड दिया, और ये देने के बावजूद हमारे पास $1/4 बच गए, जिस और जो वापस देने के बाद दोनों की यूटिलिटी बढ़ती है, यानी कि this condition does not give you the Pareto efficient point, this condition will give you the Pareto efficient point। अब दूसरा इसका एक्सट्रीम देखते हैं। सपोज दिस इज हैपनिंग, सो दिस इज अ केस जब तुम्हारा जो MRS है दोनों का जो सबमिशन है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो अब इस केस में लेट सी कि दोनों को अगर हम एक एक डॉलर पब्लिक गुड दे तो वो परेटो इम्प्रूविंग है या नहीं। अगर हमने 1 यूनिट से पब्लिक गुड बढ़ा दिया तो ये कितना प्राइवेट गुड देने को तैयार है, 2/3। ये सेकंड पर्सन कितना प्राइवेट गुड देने को तैयार है, 1/2। तो अगर दोनों को इसमें हम प्लस करें 4+, तो यानी दोनों कितना प्राइवेट गुड देने को तैयार है, 7/6, राइट। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज कि हम उसको एक डॉलर जो है वो पब्लिक गुड देते हैं। अब सच दैट उनकी यूटिलिटी सेम रहे, हम कितना पैसा कलेक्ट करते हैं, 7/6। यू नो दैट दिस इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में हमें एक्स्ट्रा पैसा आ गया, 7/6 हमने उनसे कलेक्ट करा, $1 का पब्लिक गुड खरीद लिया। अभी भी वो इंडिफरेंट है। अब इसमें क्या होगा, जो $1/6 बचा हमारे पास, सब कितना कंपेंसेशन रिक्वायर्ड है, $1/6 जो हमारे पास बचा वो अगर हमने दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करा तो दोनों की यूटिलिटी इस केस में बढ़ जाती है। सो इस केस में द कंक्लूजन इज दैट इफ इन दोनों का सम इज ग्रेटर देन MC तो हम पब्लिक गुड को बढ़ाएंगे, दैट इज परेटो इम्प्रूविंग। और जब हम दोनों का MRS का सम, सो हम G को कम करना इस परेटो इम्प्रूविंग। इसको दोबारा एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम दो पब्लिक गुड की जो क्वांटिटी है $1 से बढ़ा रहे हैं। जब हम $1 से पब्लिक गुड की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो ये कितना प्राइवेट गुड छोड़ने को तैयार है, $2/3। ये कितना प्राइवेट गुड छोड़ने को तैयार है, $1/2। तो दोनों ने इतना प्राइवेट गुड जब छोड़ दिया तो कितना प्राइवेट गुड हमारे पास बचा, $7/6। अब इस $7/6 में से ये वो प्राइवेट गुड है जब वो छोड़ते हैं और वो इनडिफरेंट है, अभी उनकी यूटिलिटी बड़ी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस $7/6 में से $1 का तो पब्लिक गुड खरीद लेते हैं, उसके बाद हमारे पास कितना डॉलर बचा, $1/6। अब इस $1/6 को हम दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो यानी अब उनकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। इस पूरे कंसेप्ट में एक चीज बार बार यूज हो रही है कि हम MRS का जब भी मीनिंग देख रहे हैं तो उसका ये मतलब है ये ट्रेड ऑफ सच दैट यूटिलिटी रिमेन्स द सेम। अब इसको डायग्रामेटिकली देखा है इस कंडीशन को, तो अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस केस में पब्लिक गुड को हमने लिया है एक्स एक्सिस पे और प्राइवेट गुड को जो है हमने लिया है वो वाई एक्सिस पे लिया है। तो दोनों का MRS का सम, अब हमें पता है MRS डिमिनिशिंग होता है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट।
दोनों को जब हम एमआरएस को सम कर देते हैं तो दिस इज द लाइन ऑफ द सबमिशन, और ये एमसी की लाइन है। तो दोनों का सम एमसी के कहाँ इक्वल है? दिस गिव्स यू जी स्टार, दैट इज द परेटो एफिशिएंट लेवल ऑफ जी। इस कंडीशन से आता है, और ये हमने कुछ नहीं करा, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा है। और ये दोनों टर्म्स निकालने के लिए यू विल हैव टू ऐड द एमआरएस एंड ऐड देम वर्टिकली। इस केस में जो जी आएगा वो पर्सन 1 के लिए भी सेम है और पर्सन 2 के लिए भी सेम है, दैट्स वाई ये सबमिशन है। इस केस में इक्वालिटी इसलिए नहीं है बिकॉज उस वाले केस में दोनों के लिए जो y था और x था उसकी वैल्यूज अलग होती थी। इस वाले केस में दोनों इंडिविजुअल के लिए जो g की वैल्यू है दैट हैज टू बी सेम, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन। टू गिव यू अ समरी ऑफ व्हाट वी डिस्कस द रोल ऑफ externalities in public good। देन वी डिस्कस्ड अगर g की वैल्यू 0,1 होती है, दैट इज तुम्हारा टीवी के केस में, तो हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस निकाली सच दैट हैविंग द टीवी इज परेटो इम्प्रूविंग। फिर हमने थर्ड जो देखा वो देखा अगर हमारी जो जी की वैल्यू है दैट इज चेंजिंग, फॉर एग्जांपल ये डिस्क्रीट ना लेकर जी की वैल्यू अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फ्री राइडरशिप प्रॉब्लम भी डिस्कस करी। इसकी वैल्यू अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो हमने ये देखा कि जब हम लग्रांज लगा के इसको परेटो एफिशिएंट पॉइंट निकालते हैं तो हमारा जो कंडीशन है वो ये आती है। उसके बाद so this was the first lecture of public goods, we'll continue with the other lecture of the public goods in the next lecture। Thank you।